हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अड्डा 21 में। और साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भारत की नई शिक्षा नीति, जिसे जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति सन 2020 के नाम से जाना जाता है। प्रायः आज के डेट में कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, बात शिक्षा जगत से ही जुड़ी प्रतियोगी परीक्षा की नहीं हो रही है। आज के डेट में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं, यहाँ से निश्चित रूप से क्वेश्चन बनता ही है। वैसे भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है सन 2020 को हम सभी को समझने की जरूरत है। चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, उसे यह जानने का अधिकार है कि वास्तव में जो हमारे देश में नई शिक्षा नीति सन 2020 लाई गई, उसमें क्या क्या चीजें नई हुई हैं, क्या क्या जो है उसमें बदलाव आए हैं। और ये बदलाव जो है ये वास्तव में देखा जाए तो ये जो नई शिक्षा नीति बनी है ये बहुत ही काफी उपयोगी है, बहुत ही आगे जैसे इसे सन 2022 में लागू किया जाएगा, ये बहुत ही जो है एक अच्छी शिक्षा नीति बनी है, जो आगे जो है भारत का जो है इसके द्वारा भविष्य निर्धारित होने वाला है। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें, तभी आपको जो है इस वीडियो से संबंधित यानी नई शिक्षा नीति से संबंधित आपको जो है ढेर सारी जानकारी जो प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित होंगी, साथ में सामान्य अवेयरनेस की भी बातें होंगी, हम लोग इन सभी बातों पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हम बात करते हैं जो है हम लोग शिक्षा नीति के ऊपर। पहले तो शुरुआत हम लोग यहाँ से करते हैं कि देखिए, आज़ादी से पूर्व जो है भारत में जो है शिक्षा को लेकर के, शिक्षा के उन्नयन को लेकर के बहुत सारी नीतियाँ बनी। लेकिन स्वतंत्रता के बाद यदि आपके देश में पहली कोई शिक्षा नीति बनी तो वो कोठारी आयोग की सिफारिश पर जो है आपके देश में 1968 में पहली भारत की नई शिक्षा नीति को लाया गया। अब इस नई शिक्षा नीति जो थी यह 10+2+3 जो है मॉडल पे आधारित थी। 10 से मतलब ये था कि जो है 1 से 10 तक की जो है जो शिक्षा होगी वो सामान्य स्कूली शिक्षा होगी, और जो 10+2 से मतलब आशय था वो 2 से आशय था उच्चतर स्तर की माध्यमिक परीक्षा से मतलब था, यानी 11वीं और 12वीं परीक्षा से मतलब था, और 3 से आशय था जो है स्नातक कोर्स से मतलब था। तो ये जो है आपकी पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति कोठारी आयोग की सिफारिश पे 1968 में बनती है। उसके बाद यदि दूसरी जो है नई शिक्षा नीति आपके देश में बनी तो वह जो है 1986 में यानी 1986 में बनती है। उस समय भारत सरकार के तत्कालीन शिक्षा मंत्री केसी पंत थे। तो केसी पंत की यूं कहा जाए कि उन्हीं के प्रारूप पे यानी उन्हीं की अध्यक्षता में जो है पुनः जो है नई शिक्षा नीति आपके देश में 1986 का विकास होता है, जो अब तक आपके देश में जो है लागू था। लेकिन जो है अब आपके देश में वर्तमान शिक्षा नीति सन 2000 यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति सन 2020 आपकी लागू होने वाली है, या यूं कह सकते हैं लागू हो चली है। उसके ऊपर अब कार्य आपके शुरू हो गए हैं, तो इसे हमें जानने का हक है। तो जरा ध्यान देने की बात यह है अब यहीं से हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ से शुरू हो जाता है आपका 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति। यानी यदि आपके प्रतियोगी परीक्षा में आ जाए कि 21वीं सदी की नई शिक्षा नीति किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति सन 2020। अब बात आगे की करते हैं। जो 21वीं सदी की नई शिक्षा नीति आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति सन 2020 बनी, वो 34 वर्षों के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का ये स्थान लेगी। यानी जो दूसरी जो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बनी थी, अब उसी का स्थान लेने वाली है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति सन 2020, जो 34 वर्षों के बाद 34 वर्ष के बाद 34 वर्ष बीत गया, इसके बीच में बदलाव नहीं हो सका, नई शिक्षा नीति नहीं आ पाई। तो ये बहुत बड़ा मायने रखती है 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति। ये दोनों प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, कितने वर्षों के बाद जो है नई शिक्षा नीति सन 2020 आपके देश में लागू हुई, तो आप बताएंगे
34 वर्षों के बाद। और जो है 21वीं सदी की जो पहली शिक्षा नीति बनी है वो कौन है, तो वो पहली शिक्षा नीति जो बनी है वो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति सन 2020 है। अब थोड़ा बात करते हैं इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाएगा, जो आपको जानने का हक है, वो काफी इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि अंतिम, देखिए ध्यान देना, नई शिक्षा नीति जो है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बनी है, इसको अंतिम रूप देने का काम, इसको अंतिम प्रारूप देने का काम कौन समिति करती है, उस समिति का कौन अध्यक्ष है, तो उस समिति के अध्यक्ष आपको पता होना चाहिए कि इसरो के पूर्व अध्यक्ष, यानी ये जो है इसरो के पहले पूर्व अध्यक्ष थे, जो आज जो है नई शिक्षा नीति का इनको अध्यक्ष बनाया गया। इन्हीं की अध्यक्षता में, इन्हीं की कमेटी की सिफारिश पर नई शिक्षा नीति सन 2020 को लागू किया गया। ये बहुत ज्यादा जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है, जिनका नाम है डॉक्टर के कस्तूरी रंजन। ये आपको एकदम नहीं भूलना है कि डॉक्टर के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में जो है भारत की नई शिक्षा नीति सन 2020 का विकास किया जाता है। और ये किसकी जगह ली है, यह जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का स्थान लिया। ये डॉक्टर के कस्तूरी रंजन कौन थे पहले जो है इसरो के ये पूर्व अध्यक्ष हुआ करते थे। चलिए अब थोड़ा बात करते हैं आगे कि देखिए भारत सरकार ने जो है एक जो, अब ये बहुत ज़्यादा कि भारत सरकार ने अपना 2015 में उन्होंने सतत विकास एजेंडा 2030, ध्यान देना, भारत सरकार यानी भारत सरकार द्वारा 2015 में अपनाया गया एक एजेंडा था, एक उनका लक्ष्य था जो सतत विकास एजेंडा 2030 के तहत जाना जाता है। यानी सतत विकास एजेंडा जो 2015 में बना, जिसका लक्ष्य था कि 2000 यानी सतत विकास एजेंडा 2030 के लक्ष्य 4, यानी उसमें जो चौथा लक्ष्य है वह यही निर्धारित किया गया है जिसे SDG 4 यानी सतत विकास एजेंडा 2014 के लक्ष्य 4 यानी जिसे आप शॉर्ट रूप में SDG 4 में परिलक्षित वैश्विक शिक्षा विकास एजेंडा के अनुसार, यानी उस जो है सतत विकास एजेंडा जो 2030 आपके देश में सन 2015 में जो बनाया गया सतत विकास एजेंडा 2030, उसमें ये बात जो है शिक्षा के ऊपर यानी वैश्विक शिक्षा विकास एजेंडा भी उसमें तैयार किया गया है। जो चौथे नंबर पे आपका आता है वो क्या था, सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने और जीवन पर्यंत शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा दिए जाने का लक्ष्य था। जो सतत विकास एजेंडा भारत सरकार का 2030 है, लक्ष्य नंबर 4 SDG 4 में शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर के शिक्षा से संबंधित बात कही गई है। सरकार ने अपना लक्ष्य रखा है कि सभी के लिए समावेशी शिक्षा, चाहे कोई भी हो, आपका सकलांग हो, विकलांग हो, बिना भेदभाव के किसी भी प्रकार का कोई वेरिएशन न हो करके सभी को समावेशी और समान गुणवत्ता युक्त शिक्षा, पहली बात ध्यान देना, समान गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने और जीवन पर्यंत शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा दिए जाने का लक्ष्य था। तो यह टेट एग्जाम, सुपर टेट एग्जाम या अन्य कोई भी, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो है सतत विकास एजेंडा जो 2030 था, जो सरकार ने भारत सरकार ने 2015 में बनाया, उसके लक्ष्य नंबर 4 में शिक्षा से संबंधित बातें, नई शिक्षा नीति से जुड़ी बातें उसी समय लक्ष्य में ये बात रख दी गई थी। अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए इसमें ध्यान देने की बात यह है कि नई शिक्षा नीति में जो एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया वो ये बदलाव किया गया कि पहले जो शिक्षा होती थी वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती थी। अब जो है इस नई शिक्षा नीति में जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल करके अब उसका नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
कि अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नाम क्या हो गया है, तो नया नाम जो है अब उसका नया नाम शिक्षा मंत्रालय। अब जो है भारतवर्ष, पूरे भारत देश के अंदर एक शिक्षा का मंत्रालय होगा और उसका एक कैबिनेट दर्जा का मंत्री होगा। तो वर्तमान में भारत सरकार के जो शिक्षा मंत्री हैं वो आपके धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। तो यह भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्तमान में जो है शिक्षा मंत्री आपके कौन है, धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ी सी बात हम लोग करते हैं कि जो है यहाँ से अब चले आते हैं कि आखिरकार जो नई शिक्षा नीति भारत की है वो क्या है। तो देखिए, यह नीति वर्तमान की 10+2 वाली स्कूली व्यवस्था को, ध्यान देना, 10+2 वाली स्कूली व्यवस्था को, यानी जो है आपको पता था कि जो 86वां संविधान संशोधन आपके जो है वर्ष आपके देश में सन 2002 में होता है, जिसमें ये बात बोली जाती है कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को स्कूली शिक्षा दिलाना जो है एकदम अति आवश्यक है, यानी वो उसका मौलिक अधिकार है। यानी बच्चे का शिक्षा प्राप्त करना एक फंडामेंटल राइट है और आपके देश में जो आपका मौलिक कर्तव्य है, जो 11वां मौलिक कर्तव्य जो आपका जोड़ा गया है, वो यही जोड़ा गया है कि 6 से 14 साल के बच्चे को स्कूली शिक्षा दिलाना प्रत्येक नागरिक का ड्यूटी है, यानी कर्तव्य बनता है। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि शिक्षा पाने का मौलिक अधिकार भी है और एक तरह से मौलिक देखा जाए तो फंडामेंटल ड्यूटीज में भी आता है। तो उसमें ये सारी बातें हुई हैं। लेकिन अब नई शिक्षा नीति में जो है 14 साल से बढ़ा करके अब जो है उसका प्रावधान आपका जो है 18 वर्ष, यानी आपका ये 18 वर्ष तक स्कूल, 18 वर्ष तक जो है बच्चे को शिक्षा दिलाना जो है अब बच्चे का मौलिक अधिकार देखा जाए तो हो गया, यानी 18 वर्ष की आयु तक। तो 10+2 वाली स्कूली व्यवस्था को 3 से 18, अब ध्यान देना, नई शिक्षा नीति में क्या बदलाव आया कि 3 से 18 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए, अब यह आपसे परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछा गया जाएगा कि नई शिक्षा नीति में क्या बदलाव आया है। तो जो पहले 10+2+3 आधारित शिक्षा थी उसे अब चेंज करके 5+3+3+4 की नई व्यवस्था को लागू कर दिया गया। ये बात हम बहुत अच्छे से आपको यहां समझाने वाले हैं। तो इसका मतलब आप समझ पाए कि अब जो 6 से जो 14 वर्ष का जो है जो शिक्षा का प्रावधान था, अब उसका दायरा बढ़ा दिया गया। अब वह 3 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के बीच चला गया, यानी 3 से 18 वर्ष की आयु के बीच जो है व्यक्ति को जो है औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने का बच्चे को अधिकार होगा। तो 3 से 18 वर्ष, पहले 6 से 14 था। ये डिफरेंस समझना, क्योंकि यहां से आपके प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन बनेगा कि नई शिक्षा नीति में जो बदलाव आया, कहां से किस आयु वर्ग से किस आयु वर्ग तक के बच्चे को स्कूली शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा। तो वो 3 से 18 आयु वर्ग के। और यह भी आपसे पूछा जाएगा अब नई शिक्षा नीति जो आधारित है वो क्या है, तो 5+3+3+4। अब इस चीज को यहां से अच्छे से समझ लेना है आपको। देखिए यहां पर लिखा गया है, बताया गया है फाउंडेशन, यानी फाउंडेशन का मतलब होता है आधारभूत शिक्षा, यानी बुनियादी शिक्षा। तो जो आप देख रहे हैं फाउंडेशन लर्निंग है, यानी जो फाउंडेशन एजुकेशन है, जो बुनियादी शिक्षा है। अब क्या था, पहले डायरेक्ट जो क्या था कि जब बच्चे की उम्र 6 वर्ष होती थी तो उसे क्लास 1 में प्रवेश दिया जाता था। वो बच्चा क्लास 1 से क्लास 5 तक जाता था। लेकिन अब उसका और इसके पहले जब बच्चा स्कूल आता था तो वो आंगनबाड़ी से आता था, और आंगनबाड़ी के अंतर्गत अभी तक जो है बच्चे को मतलब जो है औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। वहाँ आंगनबाड़ी में, बालवाड़ी में 3 से 6 साल के बच्चे का केवल पोषण ही हो पाता था, थोड़ा बहुत उसको ज्ञान हो पाते थे, लेकिन उसका कोई सिलेबस पाठ्यक्रम औपचारिक शिक्षा का प्रावधान नहीं हुआ था। नई शिक्षा नीति में इसी को जोड़ दिया गया कि नहीं जो है अब जो है जो बच्चे को जो शिक्षा प्राप्त करेगा वो 3 वर्ष की आयु से ही उसकी जो है औपचारिक शिक्षा की शुरुआत होगी, उसके पाठ्यक्रम होंगे, उसके सिलेबस होंगे। ये बात अब आपको समझ में आ रही है। तो फाउंडेशन लर्निंग में एज जो आएगी वो लिखा गया उम्र 3 से 6 वर्ष। जैसे ही बच्चा 3 वर्ष का होगा तो वो क्या करेगा, 3 साल जो है
प्री प्राइमरी। अब इसके लिए नई व्यवस्था के तहत प्री प्राइमरी का प्रावधान किया गया। प्री प्राइमरी का मतलब बच्चा जो है 3 साल का होगा, तो वो ये 3 से शुरू हो जाएगा, 4, 5, 6। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ आयु वर्ग, तो जो ये 3 साल है, 3 साल वो आंगनबाड़ी में पढ़ेगा, या उसे आंगनबाड़ी कह सकते हैं, या उसे बाल बाटिका कह सकते हैं, या उसे प्री प्राइमरी यानी प्राइमरी में आने से पहले वो प्रिपेयर होके आए। पहले बच्चा प्रिपेयर होके नहीं आता था, डायरेक्ट आ जाता था, तो इस वजह से जो है बच्चे का लर्निंग लेवल जो होना चाहिए वो नहीं हो पाता था। तो इसीलिए ये प्रावधान नई शिक्षा नीति में किया गया, जो अपने आप में बहुत ज़्यादा यूनिक होगा और यह जो है बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। तो ये आप समझ पा रहे हैं कि 3 से 6 आयु वर्ग का बच्चा यानी 3 साल तक वो बच्चा प्री प्राइमरी में रहेगा। उसके बाद वह लड़का 6 साल का होगा तो 1 में जाएगा, फिर ऐसे ही आपका 2 यानी प्री प्राइमरी 3 साल और 1 क्लास और 2 यानी कक्षा 1 और कक्षा 2, क्लास 1 क्लास 2। तो ये क्लास 1 से क्लास 2 में 2 वर्ष जो आप देख रहे हैं यहाँ, तो इस तरीके से 3 वर्ष जो है आंगनबाड़ी प्री प्राइमरी में और 2 साल 1, 2, इस तरीके से बच्चे का ये 5। जो ये 5 लिखा गया है, यह 3 वर्ष इसमें प्री प्राइमरी को है और 2 वर्ष जो है 1, 2 क्लास को है। तो यही इसकी फाउंडेशन लर्निंग होगी। ये चीज अब आप समझ पाए, इसको कहा जाता है फाउंडेशन। तो फाउंडेशन ही 5 का है, ये 5 वर्ष जो का समय ये फाउंडेशन लर्निंग में जाएगा। अब जो आपका यहाँ 3 वर्ष लिखा गया है, तो बच्चा 2 तक पढ़ लिया, तो अब 3, 4, 5 यानी देख रहे हैं कक्षा 3 से 5 और आयु लिखा गया 8 से 11। जैसे बच्चा 2 पास करेगा तो उसकी एज 8 साल हो जाएगी और वो 8 से 11 में जाएगा, तो उसे हम लोग कहेंगे प्रिपरेटरी, यानी यह प्रीपेरेटरी एज है, यह आपकी जो है फाउंडेशन एज में आएगा 3 साल। तो 3 साल पढ़ने के बाद वो 5 में चला जाएगा बच्चा, और 5 में जाने के बाद फिर जो 3 साल लिखा गया है यानी कक्षा 6 से 8 तक वो 11 से 14। तो आपको पता है कि 6, 7, 8 में उसको पास करते करते उस बच्चे की एज जो है 14 वर्ष हो जाती है, यानी 11 से 14 वर्ष वो जो है मिडल में बिताएगा, यानी मिडल शिक्षा को प्राप्त करेगा। और उसके बाद जैसे ही वो जो है 4 साल उसको जो है दिख रहे हैं कक्षा 9 से 12 लिखा गया, यानी 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं 4 साल लगेगा, यानी 14, 4, 18। तो पहले क्या था कि 6 से 14 तक का प्रावधान था, बच्चे को केवल जो है 1 से लेकर के बच्चा 5 जाता था, फिर मिडल वाले में 6 से 8 पढ़ता था, फिर 9 से 10th 10वीं। अब क्या है कि इसमें 11, 12वीं क्लास को भी बढ़ा दिया गया, यानी 2 साल ये एज बढ़ गई तो 18 हो गया, और 3 साल प्री प्राइमरी बढ़ा दिया गया, तो ये अब चला गया 3 में। तो यही नई शिक्षा नीति में बदलाव आया है जो बहुत बड़ा यूनिक है। और अब जो है 14 साल तक की उम्र तक के ही बच्चे को स्कूली शिक्षा प्राप्त करने का राइट था। अब नई शिक्षा नीति के तहत वो 18 वर्ष तक जो है निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का बच्चा 3 साल से 18 साल तक की एज का अधिकारी होगा। तो ये बात आप समझ पाए। अब आपसे परीक्षा में एज पूछा जाएगा। पहला तो ये नहीं भूलना, नई शिक्षा नीति 3 से 18 वर्ष के लिए लागू हो गई। 5, 3, 3, 4 ये हो गया 5, 3, 3, 4, या आगे 5 है, लास्ट में 4 है, बीच में 2 बार 3 है। अब ध्यान देना है एज क्या है, 3 से 8 तक का बच्चा प्री प्राइमरी, और 8 से 11 1, 2, और अब जैसे कहा कि एक और क्लास 1 और 2 की क्लास 1 और 2 की क्या एज है। तो अब जरा ध्यान देना, ये यहाँ एज वर्ग आपको दिया गया ना, 3 से 6 दिया गया, वो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, आपका 3 से 6 हो जाएगा। तो 3 से 6 प्री प्राइमरी है, और इसमें 3 से 6 नहीं करिए, 8 करिए। तो 3 से जो 8 आ जा रहा है वो 1 सीधा प्री प्राइमरी से लेके 2 क्लास तक चला गया। अब 3, 4, 5 तक जाने में इसको, यानी 5वीं क्लास का जो 3 से 5 का जो आयु वर्ग है वो 8 से 11 है। अब 6 से लेके 8वीं क्लास तक का 11 से 14 है, और फिर 14 से आपका 18 है, 9, 10, 11, 12। चलिए समझ चुके आप। अब ध्यान देना है, अब तक दूर रहे, अब बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अब तक दूर रहे 3 से 6 वर्ष के
आयु वर्ग के बच्चों को स्कूली पाठ्यक्रम के तहत लाने की बात कही गई। यही बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव आया कि जो 3 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के जो बच्चे थे ये औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के अधिकारी अब तक कानूनी तौर पे, संवैधानिक तौर पे, नीतिगत तौर पे नहीं थे। अब वो इसके पहले क्या थे, वो अनौपचारिक शिक्षा, मतलब एक तरह से उनका आंगनबाड़ी में, बालवाड़ी में केवल पोषण ही हो पाता था, थोड़ा बहुत नॉलेज उनको दे दिया जाता था, लेकिन वहाँ अनिवार्य नहीं था। अब लेकिन यहाँ अनिवार्य बना दिया गया, इसका सिलेबस होगा, इसका पाठ्यक्रम होगा। नई शिक्षा नीति में यही बहुत बड़ा बदलाव है। तो अब तक दूर रहे 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को पाठ्यक्रम के तहत लाने का प्रावधान है। बात आप समझ गए, यानी उसका सिलेबस होगा, उसका करिकुलम बनेगा। ठीक है, अब जरा ध्यान देना, एनसीईआरटी 8 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन देखभाल एवं एक राष्ट्रीय और शैक्षणिक ढांचा विकसित करेगी। तो कहने का मतलब 8 वर्ष तक की आयु का बच्चा आप देख पा रहे हैं कि वो प्री प्राइमरी और साथ में 1-2, तो उनके लिए इस तरीके का सिलेबस का निर्धारण किया जाएगा कि जिससे प्रारंभिक बचपन देखभाल एवं राष्ट्रीय कार्यक्रम और शैक्षणिक ढांचा का विकास जो है सरकार करेगी। सरकार नहीं करेगी, एनसीईआरटी करेगा। केवल 8 वर्ष की, यानी वो प्री प्राइमरी प्लस 1-2, इस तरीके से जो 5 वाला जो ये आप देख रहे हैं 5, तो 5 के लिए एनसीईआरटी को का प्रावधान होगा कि इस तरीके का करिकुलम डेवलप करे जिससे बच्चा जो है खेल खेल में पढ़े, यानी वो प्रारंभिक बचपन की देखभाल, उसको शिक्षा बोझिल भी न लगे, वो लर्निंग भी कर पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नई शिक्षा नीति में बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक पर एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना किए जाने पर जोर है। देखिए इसी के तहत आप देखेंगे कि हर राज्यों में जो है एक मिशन, नाम भले चेंज है, लेकिन जैसे हमारे उत्तर प्रदेश सरकार में मिशन प्रेरणा के नाम से, यानी मिशन प्रेरणा है, और इस मिशन प्रेरणा के तहत जो है बच्चों को ये कहा गया है कि जो जिस लर्निंग लेवल का बच्चा है उसे कम से कम मिनिमम दक्षता, उसके पास एक मिनिमम दक्षता होनी चाहिए। तो इसी के तहत बात हो रही है कि इस शिक्षा नीति में ये बात कही गई है कि जो बुनियादी साक्षरता और जो संख्यात्मक, यानी जो संख्यात्मक एक तरीके का जो चीज़ें हैं, यानी संख्यात्मक रूप से बच्चे का जैसे जो क्लास के हिसाब से उसको जो गणितीय नॉलेज होना चाहिए, जो अंकों का नॉलेज होना चाहिए, उसके ऊपर एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना किए जाने पर जो है इसी मिशन के तहत उत्तर प्रदेश में जो है प्रेरणा मिशन की शुरुआत की गई है। ठीक है, तो ये रहा। अब आप देख रहे हैं इस नीति द्वारा सबसे कम कक्षा 5 तो अब जरा ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा, अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा आपका कि इस जो नई शिक्षा नीति है इसमें ये बात कही गई है कि कम से कम कक्षा 5 तक, हो सके तो कक्षा 8 तक, अगर हो सके तो उससे अधिक जो है मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा, यानी शिक्षा का माध्यम बनाया जाए। ये 3 चीजें आपको अच्छे से ध्यान देना है कि नई शिक्षा नीति में ये बात कही गई है कि आप चाहे तो 5वीं लेवल तक, यानी 5वीं लेवल तक, क्लास 5 तक या क्लास 8 तक या उससे ऊपर भी आप जो है, कहने का मतलब जो है बच्चे को उसके इन 3 भाषाओं में शिक्षा दे सकते हो। तो त्रिभाषा का फार्मूला उन्होंने दिया, कहा मातृभाषा या स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा। इन मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा को ही शिक्षा का माध्यम रखने पर जोर दिया है कि बच्चे को उसकी मातृभाषा, उसकी स्थानीय भाषा और उसकी क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाया जाए, लेकिन सिलेबस वही रहे, करिकुलम वही रहेगा, पाठ्यक्रम वही रहेगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और ये आपसे प्रतियोगी परीक्षा में निश्चित रूप से पूछी जाएगी। अब जरा ध्यान देना, आगे वाला भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि वर्ष 2035 तक सरकार ने एक लक्ष्य रखा है। वो क्या लक्ष्य रखा है? उन्होंने GER को बढ़ाकर, ध्यान देना, जो GER क्या है, देखिए 10+2 लेवल पे, जैसे 12वीं क्लास के बाद बहुत से बच्चे जो है उच्च स्तरीय शिक्षा, स्नातक स्तर तक की शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते। अब तक का जो रिकॉर्ड रहा है सन 2018 तक वो मात्र 26% ही रहा है। तो इसको सरकार ने लक्ष्य बनाया है कि हम GER को, जो ग्रेजुएट लेवल की
जो उनकी जो रेट है, जो उनको ग्रेजुएट होने का जो एक देख रहे हैं, इसका जो उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन, तो उच्चतर शिक्षा में जो सकल नामांकन है अभी वर्तमान में 26.3% है, उसे 50% तक ले जाने का लक्ष्य है कि कम से कम जो भी स्कूली शिक्षा से निकल के जाए तो वो स्नातक स्तरीय उच्च स्तरीय शिक्षा तक कम से कम 50% लोग शिक्षा ग्रहण स्नातक तक जा सकें। तो यह लक्ष्य 2035 तक GER को बढ़ाकर 50% करने का लक्ष्य किया गया। उच्चतर शिक्षण संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएंगी। नई शिक्षा नीति के तहत 3.5 करोड़ जो है नई सीटें उच्चतर शिक्षा संस्थानों में जोड़े जाने का प्रावधान है। अंडर ग्रेजुएट विधिक, ध्यान देना, अंडर ग्रेजुएट विविध एग्जिट विकल्पों तथा उपयुक्त प्रमाणन के साथ 4 वर्ष उपयुक्त प्रमाणन के साथ उनको 3 या 4 वर्ष की हो सकती है। ये चीज नहीं समझ में आ रही, यहाँ पाओ। जैसे यहाँ ये बात लचीलापन कर दिया गया कि अगर आप एक वर्ष का अगर आप कोई भी जो है अगर आप शिक्षा अगर आपने लिया 10+2 के बाद यानी 12वीं के बाद, तो आपको उसका सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर वही आपने उस विषय पे आपने 2 वर्ष का समय दे दिया तो आपको डिप्लोमा डिग्री प्रदान की जाएगी। अगर आप 3 वर्ष का समय दे देते हैं तो स्नातक डिग्री मिल जाएगी। अगर आपने उस विषय से 4 वर्ष तक उस कोर्स को आपने कंप्लीट कर लिया तो शोध के साथ स्नातक डिग्री आपको प्रदान की जाएगी। और आप कोई भी विषय आप अपने जो है सुविधा के अनुसार, अगर इस नई शिक्षा नीति में जो बहुत बड़ा बदलाव विषयों को लेके आया है, गणित का लड़का भी जो है बायो ले सकता है, बायो का यानी जिस विषय में जो इंटरेस्ट रुचि हो उसके अनुसार आप जो है अपना विषय चुन सकते हैं। ये बड़ी चीज है। चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए अति महत्वपूर्ण व्यापक नियम भारत उच्च शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा। गौर करना है आप, चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा को छोड़ के जितनी भी समस्त उच्च शिक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण एक व्यापक नई शिक्षा नीति के तहत एक अति महत्वपूर्ण व्यापक निकाय का गठन किया जाएगा उच्च स्तरीय शिक्षा लेवल पे यानी स्नातक स्तरीय पे। स्नातक समस्त उच्च शिक्षा के लिए समझ ध्यान देना। तो उसका नाम क्या होगा? मात्र एक का जो है आयोग बनेगा और जो है बहुत सारे बोर्ड जितने भी हैं, जितनी सारी चीजें हटा दी जाएंगी, उसे कहा जाएगा भारत उच्च शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा। तो नई शिक्षा नीति में ये बदलाव किया गया है कि जितनी भी चीजें, जितने भी बोर्ड हैं, सारे सभी को हटा करके एक बोर्ड, एक आयोग बनेगा जिसका नाम होगा भारत उच्च शिक्षा आयोग। इसमें किसको छोड़ के? चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा को छोड़ के बाकी सभी जो उच्च स्तरीय शिक्षाएं हैं उनके लिए भारत उच्च शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा। अब देखिए, सीखने, मूल्यांकन करने, योजना बनाने, प्रशासन को बढ़ावा देने के लिए, प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए, विचारों के आदान प्रदान के लिए एक मंच की व्यवस्था इस नई शिक्षा नीति के तहत की गई है जिसे कहा जाएगा राष्ट्रीय शैक्षणिक प्रौद्योगिकी मंच। यानी अब जो है जहाँ पे जो है एक मंच बनाया जाएगा जहाँ पे सीखने सिखाने की बात होगी, योजना बनाने की बात होगी, नई प्रौद्योगिकी के जो है प्रयोग की बात होगी। तो इसके लिए मात्र पूरे देश में एक मंच बनेगा जिसका नाम होगा राष्ट्रीय शैक्षणिक प्रौद्योगिकी मंच। राष्ट्रीय शैक्षणिक प्रौद्योगिकी मंच, यह भी आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा, और जिसका नाम होगा NETF या राष्ट्रीय शैक्षणिक प्रौद्योगिकी मंच होगा। सभी भाषाओं के अब देखिए, बड़ी चीज नई शिक्षा नीति में एक बहुत बड़ा यह भी एक पहल किया गया है कि अब तक भारत की जितनी भी भाषाएं हैं, चाहे वो पाली हो, चाहे प्राकृत हो, चाहे फारसी ही क्यों ना हो, जो भी भारत में अब तक जो है आज़ादी के पूर्व पहले जो भी भाषाएं आप भारत देश में बोली जाती हैं उनका संरक्षण एवं संवर्धन करने के लिए एक जो है मंच बनाया गया है, एक इंस्टीट्यूट बनाया गया है सभी भाषाओं के संरक्षण के लिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन, जिसे IITI बोला जाएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन IITI की स्थापना की जाएगी इस नई शिक्षा नीति के तहत। तो आप देख रहे हैं कि भाषाओं के संरक्षण के लिए भी IITI बन रहा है
और आप देख पा रहे हैं कि जितना भी मूल्यांकन है, योजना बनाना, प्लान बनाना, प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना, उसके लिए एक राष्ट्रीय मंच बन रहा है, राष्ट्रीय शैक्षणिक प्रौद्योगिकी मंच। यह भी नई शिक्षा नीति के तहत प्रावधान किया गया है। और जितनी भी उच्च स्तर की शिक्षाएं होंगी उनके लिए भारत उच्च शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा। यहाँ बहुत सारी चीजें लचीली हो गई। अब आप जरा ध्यान देना, 2030 तक 100% युवा एवं प्रौढ़ साक्षरता की प्राप्ति है। तो जो सतत एजेंडा भारत सरकार का 2015 में बना, सतत एजेंडा जो 2030 है, उसमें लक्ष्य रखा गया है कि सन 2030 तक 100% जो है भारत में साक्षरता को लाना है, यानी प्रौढ़ एवं युवा साक्षरता को 100% लाने की बात की गई है कि सन 2030 तक। और जो ग्रेजुएट लेवल पे जो नामांकन का जो लेवल है उसे बढ़ाने के लिए 26% से सीधा 50% तक लाने का लक्ष्य कब रखा गया है? सन 2035 में स्नातक का जो ग्रास लेवल पे जो नामांकन का जो रेट है उसे जो है 26% से बढ़ा के 50% 2035 तक लाना है। यह इंपॉर्टेंट है आपका। और लास्ट में एक क्वेश्चन बचता है शिक्षा के क्षेत्र में। अब जरा ध्यान देना, शिक्षा के क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार मिलकर कार्य करेंगी, जिससे जीडीपी में योगदान। अब देखिए, अभी तक शिक्षा के ऊपर जो है जो जीडीपी के द्वारा जो खर्च किया जाता था वो 4.4 है। अब उसे बढ़ाकर जो है 6% का मतलब ये करने का प्रावधान किया गया, जिससे जीडीपी में इसका योगदान 6% तक हो सके, उसको 0.6%। तो आप देख पा रहे हैं कि नई शिक्षा नीति से निश्चित रूप से खास करके नई शिक्षा नीति कब बनी, कितने वर्षों के बाद बनी। और जरा ध्यान देना, 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति 34 वर्षों के बाद इसने 1986 की नई शिक्षा नीति का जगह लिया। इसका प्रारूप जो है के कस्तूरी रंजन द्वारा इनकी अध्यक्षता में तैयार किया गया। और सन 2015 में सतत विकास एजेंडा 2030 बनाया गया, जिसके तहत लक्ष्य 4 में जो है नई शिक्षा नीति से संबंधित शिक्षा को कहां ले जाने की बात है, ये लक्ष्य रखा गया। उसी के तहत नई शिक्षा नीति बनी। और नई शिक्षा नीति में जो है जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय था उसका नाम बदल करके जो है शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। और इसमें जो बदलाव हो रहे हैं, जो नई शिक्षा नीति वो कैसे है, तो 5+3+3+4 में बांट दिया गया। ये 5 को जो है फाउंडेशन लर्निंग है, ये आपका प्राइमरी लेवल है यानी 3, 4, 5। और ये जो 3 साल का टाइम है आपका वो 6, 7, 8 का है। और बाकी 4 साल 9, 10, 11, 12 एज आप समझ पा रहे हैं ये चीज। सुमन दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने लोगों में, अपने दोस्तों के बीच आप इसे शेयर करें। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद में जो है बहुत सारी जो है इस जो है शिक्षा जगत से जुड़ी जो है अब तक जो पूर्व की नीतियां हैं, यह बहुत सारा जो है यूनिक वीडियो मैं आपको या यूनिक जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। दोस्तों, आपने अपना बहुत कीमती समय हमें दिया, इसके लिए मैं जो है आप सभी को दिल से जो है धन्यवाद देता हूं।